हाँ भाई, तो आज के लेक्चर में हम लोग लाइसोसोम पढ़ेंगे। लाइसोसोम के पहले हमने क्या पढ़ा था? गोल्जी काय और ईआर। ठीक है, पिछले लेक्चर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको गोल्जी काय और ईआर मिल जाएंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम। ठीक, अब लाइसोसोम जो है सबसे पहले तो उसको खोजा किसने था? तो लाइसोसोम को खोजा था डी डुवे ने। ठीक, लाइसोसोम सबसे पहले काम की बात, लाइसोसोम इसको किसने खोजा? डी डुवे ने। ठीक, वैज्ञानिक का नाम क्या है? डी डुवे। अब डी डुवे ने इसको खोजा। ये उतने ज़्यादा पीएटी में नहीं पूछा जाएगा, है ना, लेकिन लाइसोसोम के बारे में जो सबसे प्रसिद्ध बात है कि इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम होते हैं और लाइसोसोम जो है वो कई सारे पाचन की क्रियाओं से संबंधित है। ठीक, तो लाइसोसोम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह डी डुवे द्वारा खोजा गया। लिखो अगली लाइन में, यह एकल झिल्ली से घिरा एकल झिल्ली से घिरा अंग है और ख़ास बात इसमें जल अपघटनी एंजाइम उपस्थित। तो ख़ास बात इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। साइड में एक बात और लिख लेना, यह अम्लीय माध्यम में सक्रियता दर्शाते हैं। अम्लीय माध्यम में सक्रियता दर्शाते हैं। क्लियर है? दोनों बातें लिखी। तो अब इसमें जो पढ़ने समझने लायक ये है कि आखिर ये जल अपघटनी एंजाइम होते क्या हैं। ठीक है, जल अपघटनी एंजाइम, अगर हम इसकी क्रिया को समझें तो ये ऐसा कुछ किताबों में लिखा है कि pH बराबर 5 पर काम करते हैं, है ना। अम्ल जो है उसकी अम्लता नापने की एक स्केल होती है, उसको क्या बोलते हैं? pH। और वो pH कितना दर्शा रहा है? 5। 5 को अम्लीय माना जाता है। ठीक है, अगर आपको जानकारी हो तो 7 को उदासीन कहते हैं। pH बराबर 7 क्या होता है? और 7 से नीचे जाओगे तो, और 7 से आगे जाओगे तो क्षारीय। याद रहेगा, 7 को क्या बोलते हैं? 7 से आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब क्या हैं? क्षारीय। 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सब क्या हैं? ठीक, तो इसके जल अपघटनी एंजाइम किस स्थिति में काम करते हैं? pH बराबर 5 पर। और pH बराबर 5 बताओ, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है? अम्लीय। समझ में आया? तो अम्लीय pH पर इसके सारे एंजाइम
कार्य करते हैं। अब इसके जल अपघटनीय एंजाइम तो हमने पढ़ लिए। जल अपघटनीय एंजाइम का मतलब क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ में पानी को जोड़ना और उसको इस प्रकार बारीक बारीक हिस्सों में तोड़ देना, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जैसे प्रोटीन लिया, प्रोटीन में पानी जोड़ा, पानी जोड़कर प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इसको क्या बोलेंगे? सेम टू सेम लिपिड लिया, लिपिड में पानी जोड़ा, लिपिड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इसको क्या बोलेंगे? लिपिड मतलब क्या होता है? वसा। ठीक है, वसा तेल घी जो होता है ना, समझ में आ गया सबको? तो किसी भी पदार्थ का जल अपघटन करवा सकता है। कौन? लाइसोसोम। अपन पढ़ाई किसकी कर रहे हैं? लाइसोसोम पढ़ रहे हैं ना। तो लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम अगर किसी भी पदार्थ के नज़दीक चला गया और अपने जल अपघटनीय एंजाइम खोल दिए तो सामने वाला पदार्थ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इस क्रिया को हम जल अपघटन कहते हैं। इसके लिए कौन सा माध्यम चाहिए? अम्लीय याद आया। pH बराबर 5 अम्लीय है, क्षारीय है? अभी मैंने पढ़ाया था ना। 7 से कम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या क्लियर है? आगे बढ़ें। क्या लाइसोसोम झिल्ली से घिरा हुआ है? बिल्कुल घिरा है। देखो नोट्स में आपने लिखा, अभी लिखा है। ठीक है, हाँ, छोटी छोटी बातें ही तो एग्जाम में आती है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखवाता। क्या लाइसोसोम झिल्ली से घिरा हुआ है? हमारा जवाब बिल्कुल घिरा हुआ है। क्या लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं? क्या ये अम्लीय pH पर काम करता है? सब कुछ क्लियर? आगे चलते हैं। तो अगली चर्चा है देखो अगली लाइन में लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी काय से होती है ना। कल के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था गोल्जी काय के कार्य में। अगली लाइन में लिखो हेडिंग लाइसोसोम के प्रकार। लाइसोसोम के प्रकार। लिखा सभी ने लाइसोसोम के प्रकार। ठीक है, लाइसोसोम के प्रकार, जिसमें सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्राथमिक लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम। अब ये क्या होता है साहब? तो ऐसा लाइसोसोम जिसने अभी तक किसी से कोई क्रिया नहीं करी, अभी अभी जो बन के आया ही है, अभी अभी जो पैदा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? तो नया बना हुआ लाइसोसोम क्या कहलाएगा? प्राथमिक लाइसोसोम, जिसने अभी तक अपनी एक्शन चालू क्या एक्शन अभी बताया था? जल अपघटनीय एंजाइम। तो इसने जल अपघटनीय एंजाइम का उपयोग अभी तक किया ही नहीं है, ऐसे लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? समझ में आया? बिल्कुल, मतलब जिसको कहें कि अभी तक ये पवित्र है, अभी तक इसने कोई गड़बड़ नहीं करी है, ऐसे लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? ठीक ठीक। दूसरे नंबर पर आएगा द्वितीयक लाइसोसोम।
ठीक है, अब ध्यान से समझना। इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ नवनिर्मित लाइसोसोम, जो अभी अभी बना है, नवनिर्मित लाइसोसोम। जबकि मैं द्वितीयक में क्या लिख रहा हूँ, ऐसा लाइसोसोम जिसने खाद्य पदार्थ के साथ जुड़कर क्रिया चालू कर दी है। ठीक, जैसे ये एक लाइसोसोम है, पर अगर ये लाइसोसोम किसी खाद्य पदार्थ से भरी हुई रिक्तिका के साथ जुड़ गया है। समझ में कुछ आ रहा आपको? और बड़े दृष्टिकोण में समझाता हूँ। ये अपना क्या है, कोशिका। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखें, ये कोशिका है। कोशिका का ये कौन है, केंद्रक। केंद्रक को अपन क्या बोलते हैं, कोशिका का राजा बोलते हैं, है ना। और केंद्रक में यहाँ पर केंद्रिका है, फिर यहाँ पे गुणसूत्र हैं। अब एक दिन क्या हुआ, भोजन का एक कण आके यहाँ खड़ा हुआ। भोजन से भरी हुई एक थैली आके कहाँ खड़ी हुई, झिल्ली के पास। झिल्ली कौन है, चौकीदार। अरे बड़े बड़े बंगले के बाहर चौकीदार बैठे रहते हैं ना, तो झिल्ली कौन है, चौकीदार ने पूछा कौन हो तुम, तो इसने कहा भैया भोजन है, भोजन से भरी रिक्तिका हूँ, अंदर जाना चाहती हूँ। इसने क्या कहा, चौकीदार ने, बोले रुको मैं पहले फ़ोन लगा दूँ साहब को अंदर। उसने वहीं से गेट पे से फ़ोन लगाया, बोले साहब कोई भोजे या रिक्तिका आई है और वो आपसे मिलना चाहती है, भेज दूँ क्या। राजा क्या बोलेगा, भेज दो ही तो बोलेगा ना, अच्छी चीज़ आ रही कि ख़राब चीज़ आ रही अंदर, तो अच्छी चीज़ को अंदर बुलाया जाएगा। अब जैसे ही ये खबर किसके पास पहुंची, राजा के पास। राजा किसको फ़ोन टिकाएगा, लाइसोसोम को। हेलो, ये किसको फ़ोन लगाएगा, लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, ये पाचन का काम करते हैं, तो ये किसको बोलेगा, और लाइसोसोम जो है वो तैयार खड़ा रहेगा। ठीक, जैसे ही भोज्य रिक्तिका का भोजन अंदर आया, लाइसोसोम इस भोज्य रिक्तिका से जुड़ जाएगा और पाचन करवा देगा। क्या ये आपको समझ में आया? तो भोजन का पाचन किसने कराया, समझ में आ रहा है? ऐसे लाइसोसोम को जिसमें पाचन की क्रिया चल रही है उसको क्या बोलेंगे, सबको समझ में आ गया? और ऐसा लाइसोसोम जो अभी अभी पैदा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक लाइसोसोम। तो लाइसोसोम प्लस फेगोसोम, ठीक है। फेगोसोम क्या होता है वो मैं बता दूं। जब कोई भोज्य पदार्थ एक पाउच के रूप में कोशिका के अंदर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेगोसोम। तो ये कौन है, अरे ये कौन है और ये कौन है, और दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, समझ में कुछ आया? भोजन से भरी थैली को मैं क्या बोल रहा हूँ, अब क्लियर? भोजन से भरी थैली को, ठीक, और लाइसोसोम और फेगोसोम दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, याद रहेगा? बना लिया क्या आपने?
हो गया क्या लिखने का काम? ठीक है, इसी का एक और नाम है हेटेरोफेगोसोम। ठीक है, हेटेरोफेगोसोम। किसका दूसरा नाम बता रहा हूँ मैं? द्वितीयक लाइसोसोम का। द्वितीयक लाइसोसोम का एक और नाम क्या प्रसिद्ध है? हेटेरोफेगोसोम। याद रखना है बस, कभी आ जाए एग्जाम में। कितने प्रकार के लाइसोसोम हो गए? दो प्रकार हो गए। कौन कौन से? प्राथमिक लाइसोसोम और प्राथमिक लाइसोसोम मतलब जिसने अभी तक कोई क्रिया ही नहीं करी है ना, जो कहते हैं ना वर्जिन है, अभी तक कोई क्रिया ही नहीं करी। और फिर उसने जब भोज्य पदार्थ से जुड़ गया तो उसका नाम क्या हो गया? द्वितीयक लाइसोसोम। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला है तृतीयक लाइसोसोम। इन दोनों को मैं हटा रहा हूँ। कुल 4 प्रकार हैं। तृतीयक लाइसोसोम। तृतीयक लाइसोसोम क्या है? ऐसा लाइसोसोम जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग तृतीयक लाइसोसोम या अवशिष्ट काय कहते हैं। एक और नाम क्या है? अवशिष्ट काय। तृतीयक लाइसोसोम का ही एक और नाम क्या है? अवशिष्ट काय। तो जब पाचन कंप्लीट हो गया हो और पाचन कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ पचा हुआ पदार्थ रह गया, ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवशिष्ट काय। मतलब सीरियल पूरी याद करो। नवनिर्मित लाइसोसोम को प्राथमिक कहा, फिर वो किसी भोज्य पदार्थ फेगोसोम से जुड़ गया तो उसे हमने क्या बोला? द्वितीयक। द्वितीयक लाइसोसोम में क्या हो रहा है? पाचन। पाचन के बाद जो कचरा बच गया, अरे भाई अपन पाचन करेंगे तो सारी चीज़ थोड़ी बच जाएगी, कुछ चीज़ें रह जाएगी ना। तो बची हुई चीज़ों से भरा हुआ ऐसा लाइसोसोम क्या कहलाएगा? अवशिष्ट। जिसमें पाचन कंप्लीट हो गया है और कुछ चीज़ें रह गई है, उसे अपन क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? मतलब क्या यहाँ पाचन चल रहा है अब? तो पाचन कहाँ चल रहा है? कभी एग्ज़ाम में आ जाए। वो कौन सा लाइसोसोम है जिसमें पाचन की क्रिया चल रही है? द्वितीयक लाइसोसोम। वो कौन सा लाइसोसोम है जिसमें पाचन कंप्लीट होने के बाद भरा हुआ बचा हुआ पदार्थ रह गया है? उसे क्या बोलेंगे? तृतीयक लाइसोसोम। क्लियर है सबको? अब नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है ऑटोफेगोसोम या स्वभक्षी रसधानियाँ। स्वभक्षी रसधानियाँ, ऑटोफेगोसोम। स्वभक्षी रसधानियाँ। यहाँ एक लाइन लिख लो, अपाचित पदार्थ युक्त। क्लियर? ऐसा लाइसोसोम जिसमें अपाचित पदार्थ भरा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? तृतीयक लाइसोसोम या अवशिष्ट काय। और लास्ट वाला क्या है? स्वभक्षी रसधानियाँ या ऑटोफेगोसोम। तो ऑटोफेगोसोम क्या है? तो कोशिका
अंगकों का पाचन करता लाइसोसोम। कोशिका अंगकों का पाचन करता हुआ लाइसोसोम। मतलब आपके समझने के लिए इधर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। है ना, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, सुनते हैं आतंकवादी, तो आतंकवादियों का एक आका होता है बॉस, और वही उनका ब्रेन वॉश करके उनको लोगों के खिलाफ भड़काता है, अशांति फैलाता है। तो सेम टू सेम यहाँ आका कौन है? नाभिक। और नाभिक जो है वो किसका उपयोग कर रहा है आतंकवादी के रूप में? लाइसोसोम का। अरे लाइसोसोम के पास पाचक एंजाइम है ना, हथियार है ना, किसी का भी पाचन कर सकते हैं। अभी अभी पाचन करा था, किसका करा था? भोजन का आया था ना भाई। ठीक, अब क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही यहाँ लाइसोसोम खड़ा था। केंद्रक को खबर है कि ये जो गोल्जी काय है, ये कौन है? गोल्जी काय। बोले ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। कौन ठीक से काम नहीं कर रहा? गोल्जी काय ठीक से काम नहीं कर रहा। ये खबर किसको पहुंची? केंद्रक ने किसको इशारा करा? लाइसोसोम को कहा भैया रे, ये गोल्जी काय काफ़ी पुराना हो गया, बराबर काम कर भी नहीं रहा है, अपन दूसरा नया गोल्जी काय की व्यवस्था कर लेंगे, तू थोड़ा इसको निपटा दे। क्या करेगा? लाइसोसोम जाएगा और गोल्जी काय के पास जाकर अपनी झिल्ली खोल देगा। क्या निकलेगा यहाँ से? जल अपघटनी। और धीरे धीरे वो किसका पाचन कर देंगे? गोल्जी काय क्या कोशिका का एक अंग है? तो कोशिका के विभिन्न अंगों का पाचन कराने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? लाइसोसोम। तो ऐसा लाइसोसोम जो कोशिका के ही अंगों को खाने का काम कर रहा है, उसको क्या बोला? स्वभक्षी। स्व मतलब खुद के साथियों को खा रहा है, जिस घर में रह रहा है उसी घर के सदस्यों को निपटा रहा है, अपने भाइयों को निपटा रहा है। समझ में कुछ आया? जैसे ही अपने ही देश का एक नागरिक आतंकवादी बन के अपने ही देश के लोगों को मारे, सेम टू सेम लाइसोसोम भी अपने साथियों को निपटा रहा है। ये कह भी रहा है गोल्जी का, देख भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, पड़ोस में रहते थे, तू बढ़िया भोजन का पाचन करता था, मैं प्रोटीन बनाता था, तू भूल गया क्या? इसने कहा मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन मेरा काम यही है, मेरे को बॉस का आदेश है कि तुझे निपटाया जाए। समझ में कुछ आया? तो लाइसोसोम जब कोशिका के अंगों को खाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या ऑटोफेगोसोम। ठीक, कोई से भी अंग को खा सकता है। समझ में आ गया? मैंने तो एक एग्जांपल दिया कि किसको खा रहा है? गोल्जी बॉडी को, लेकिन वो किसी भी अंग को खा सकता है। समझ में आ गया? केंद्रक को भी खा सकता है। आएगी अभी बात, जिसने तैयार करा उसको निपटा सकता है। ठीक है, तो ये चारों हो गए। चलो लिख लो फटाफट। लाइसोसोम के कार्य। ठीक, अब लाइसोसोम क्या काम करता है भाई? तो अभी तक अपन ने इतने सारे खास बातें पढ़ ली। लाइसोसोम में क्या होता है भीतर? अरे जल अपघटनी एंजाइम होते हैं रे, अब भी पढ़ाया 10 मिनट पहले। लाइसोसोम इकाई झिल्ली घिरी संरचना है जिसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। जल अपघटनी एंजाइम किसी भी पदार्थ का पाचन कर लेते हैं। अब भी पढ़ाया मैंने, 10 मिनट भी नहीं हुए।
चलें आगे। तो अब वो क्या काम करता है, उसके काम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 अंतः कोशिकीय पाचन। ठीक है, क्या करता है ये? अंतः कोशिकीय पाचन। अब अंतः कोशिकीय पाचन क्या होता है? इसके भी 2 वर्गों में बांटा गया। हेटेरोफेजी, ऑटोफेजी। देखो भाई, मैं थोड़ी लेवल की बात अब आपको बताना चाहता हूँ। साधारण बात नहीं है, थोड़ी लेवल की बात है। हेटेरो शब्द का उपयोग अंग्रेजी में जो असमान चीज़ें रहती है उसके लिए करते हैं। जैसे तू और तू एक दोनों से अलग अलग हो, इसलिए हेटेरो बोलेंगे दोनों के लिए। पर दोनों जुड़वा होते तो सिमिलर बोलते या सेम बोलते। तो सेम टू सेम कोशिका के बाहर से आई हुई किसी वस्तु का पाचन कराना क्या कहलाता है? और कोशिका के भीतर ही किसी का पाचन कराना। समझ में आया? तो बाहर से आई वस्तु का पाचन, बाह्य पदार्थों का पाचन। और ऑटोफेजी मतलब कोशिका के भीतरी पदार्थों का पाचन। क्या आपको समझ में आ गया? क्या ये काम कोशिका के अंदर चल रहा है, बाहर चल रहा है? हैं? ये काम कोशिका के अंदर चल रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? अंतः कोशिकीय पाचन। तो अगर आप चित्र से समझना चाहें, ये पदार्थ आया, इस पदार्थ को अपन ने भीतर बुलाया और भीतर बुला के लाइसोसोम इसका क्या कर रहा है? पाचन। क्या ये अपने को समझ में आया? बाहर के पदार्थ को भीतर बुला के लाइसोसोम क्या कर रहा है? ये लाल वाली थैली कौन है? तो लाइसोसोम अंदर बुला के पाचन कर रहा है, इसलिए क्या बोला? और इसका नाम क्या है? हेटेरोफेजी। क्योंकि अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर पाचन के 2 तरीके। बाहर से लाई हुई वस्तु का पाचन क्या कहलाएगा? और कोशिका के अंदर के ही किसी अंग का पाचन कर रहा है, मान लो ये लाइसोसोम कोशिका के किसी अंग का पाचन कर रहा है। हैं? समझ में आ गया? तो समझ लो ये अंदर लाइसोसोम ये है, गोल्जी का है। क्लियर? तो कोशिका के भीतर कार्यक्रम चल रहा है, कोशिका के बाहर कार्यक्रम चल रहा है। अरे कोशिका के अंदर चल रहा है ना, तो कोशिका के अंदर चलने वाले कार्यक्रमों को कितने भागों में बांटा? 2। कौन कौन से? हेटेरोफेजी, ऑटोफेजी। अंदर बाहर से लाए हुए पदार्थ का पाचन हेटेरोफेजी, अंदर के ही किसी पदार्थ का पाचन ऑटोफेजी। पर चल कहाँ रहा है? समझ में आ गया? इसलिए उसे क्या बोला? अंतः कोशिकीय पाचन। अब फिर नंबर 2 लिखेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन। क्या आप समझ में आई बात? नाम से कुछ समझ में आ रहा है? क्या मतलब इसका? नहीं, कोशिका के भीतर पाचन होगा, कोशिका के बाहर होगा। समझ में आया? यहाँ क्या चल रहा था? कोशिका के
और अब लाइसोसोम क्या करेगा, कोशिका के बाहर आके पाचन कर देगा। कैसे, फिर कहानी सुनना पड़ेगी। मान लो एक दुश्मन कोशिका हमारे शरीर की कोशिका पर हमला करती है। अरे कोई जीवाणु की कोशिका आई, यहाँ एक बैक्टीरिया आके खड़ा हुआ है, और जैसे ही वो झिल्ली के पास आके खड़ा हुआ, झिल्ली का काम तो अपने को पता ही है, तुरंत कहाँ फ़ोन लगाएगी, केंद्रक के पास फ़ोन लगाया उसने कहा कि साहब कोई आतंकवादी आया है, कोई दुश्मन आया है, दुश्मन। अब क्या बोलेगा केंद्रक, बोले अंदर ले आओ, यूँ बोलेगा क्या है? अरे इस दुश्मन को अंदर लाया जाएगा क्या? अब ये केंद्रक किसको फ़ोन करेगा, लाइसोसोम, जा तो जरा बॉर्डर पे देख तो कौन आया है, तो लाइसोसोम जाएगा, और लाइसोसोम जाके झिल्ली खोल के अपना सारा मटेरियल निकाल देगा और उसको बाहर ही निपटा देगा। समझ में आया? तो कोशिका के बाहर पाचन हो रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है, बाह्य कोशिकीय पाचन। और कोशिका भीतर पाचन हो रहा है, दोनों बातें समझ में आ गई। बाह्य कोशिकीय पाचन मतलब लाइसोसोम बाहर जाके पाचन करेगा, और अंतः कोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर, और उसके भी 2 प्रकार बता दिए मैंने। चले आगे। नंबर 3 है ऑटोलाइसिस, यहाँ लिख दूँ नंबर 3। अब सुनना ध्यान से। जीवन भर से लाइसोसोम किसके आदेशों का पालन कर रहा है, केंद्रक के आदेशों का पालन कर रहा है। एक दिन लाइसोसोम के पास खबर आई, भाई रात दिन काम कर कर के केंद्रक भी खिंचवा गया, चिढ़ गया। उसको लगा कि जब देखो तब ये उठा कहता है इसको जाके निपटा दो, उसको जाके निपटा दो। बोले देखते हैं तेरी भी बारी आएगी एक दिन। तो क्या हुआ, एक दिन खबर आई लाइसोसोम के पास, लाइसोसोम ने गुप्तचर लगा कर रखे कि कहीं राजा थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो तो बता देना मेरा, ठीक है। तो एक दिन ईआर ने खबर दी उसको, किसको, लाइसोसोम। राजा की हालत खराब, बीमार चल रहा है, सारे लाइसोसोम फट जाएंगे। एक अकेला थोड़ी, कोशिका में बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं, सारे लाइसोसोम क्या होंगे एक साथ, और एक साथ फटते ही कोशिका का केंद्रक, और राजा मर गया तो कोशिका मर जाएगी ना। समझ में आया? इस क्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोलाइसिस। समझ में आया? कोशिका के सभी लाइसोसोम का एक साथ फट जाना और कोशिका का नष्ट हो जाना। समझ में आ गया? तो चाहो तो यहाँ लिख लो, सभी लाइसोसोम फटकर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। सभी लाइसोसोम फटकर कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। नाम बहुत जोरदार है रे, क्या बोलते हैं उसको, आत्महत्या की थैली। ये थैली फटी की हत्या हुई।
हो गया क्या सभी का? तो लाइसोसोम को कोशिका के अंदर आत्महत्या थैली क्यों कहा जाता है, समझ में आया? जिस दिन कोशिका सभी लाइसोसोम फट जाएंगे कोशिका नष्ट हो जाएगी। तो क्या अपने को ऑटोलिसिस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। कोशिका बूढ़ी हो जाती है, हर कोशिका की एक उम्र होती है। तो जैसे ही कोशिका बूढ़ी हो जाती है उसको बॉडी में से हटाना पड़ेगा ना। कौन सी क्रिया द्वारा हटाएंगे? समझ में आया? तो पुरानी कोशिकाओं को हटाने का काम कौन सी क्रिया द्वारा होता है? क्या आपको लाइसोसोम के तीनों कार्य समझ में आ गए? कोशिका के भीतर ला के पचाना, अंतः कोशिकीय पाचन, ये भी दो तरीके से। बाहर के पदार्थ को पचाना हेट्रोफेजी, अंदर के पदार्थ को ही पचाना। बाहर के पदार्थ को बाहर ही पचा देना, बाह्य कोशिकीय पाचन। और कोशिका के सारे लाइसोसोम फटकर कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोलाइसिस। क्या सारे कार्य समझ में आ गए? चलें अब हम आगे। अब एक महत्वपूर्ण कार्य और लिख लो, वो कार्य है स्पर्म या शुक्राणु। स्पर्म नहीं जमेता, आप लिखो शुक्राणु इन्हीं की सहायता से, शुक्राणु इन्हीं की सहायता से अंडाणु की झिल्ली का भेदन करते हैं। इन्हीं की सहायता से अंडाणु की झिल्ली का भेदन करते हैं। अंडाणु की झिल्ली का भेदन करते हैं। ठीक है, ये हटा दूं मैं बोर्ड वाला? तो सुनो भाई, शुक्राणु अंडाणु तो समझते हो कि नहीं समझते? इतने काम की कोशिकाएं हैं, समझना ही चाहिए हैं, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। क्या होता है, कहावत सुनी, एक अनार 100 बीमार। अरे मतलब एक के पीछे 100 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम क्या होता है, जब समागम होता है, समागम मतलब नर मादा के शरीर का मिलना। तो शरीर मिलन के बाद नर जो है हजारों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु फेंक देता है मादा के शरीर के अंदर। अब अंडाणु जो है वो इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, अंडाणु इंतज़ार किसका कर रहा है? शुक्राणु। ठीक है, पहले तो क्या है, आपको सिस्टम नहीं मालूम है, पहले मैं एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये मादा का गर्भाशय है। क्या है कि आप में ज्ञान की बहुत कमी है, जो पढ़ा आपने केवल उसका घोटा जीवन में, इसलिए आपको समझ में कहीं नहीं आया। ये गर्भाशय है। गर्भाशय में कितने हाथ दिखाई दे रहे हैं? 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं, उंगलियां निकली हुई है। और गर्भाशय के बाजू में कौन है? ये कौन है? अंडाशय। ये क्या है? गर्भाशय। ये क्या है? अंडाशय से क्या निकलेगा? अंडाणु कि शुक्राणु निकलेगा? अंडाणु ही निकलेगा ना। तो ये अंडाणु को यहाँ से कैच कर लिया जाएगा, फिर यहाँ कैच होके यहाँ जाके इंतज़ार करेगा। अब 28 दिन बाद अगले चक्र में इधर का अंडाशय नहीं फेंकेगा, अगले चक्र में इधर का अंडाशय अंडाणु फेंकेगा। तो बारी बारी दो ही साइड से चलता कार्यक्रम। ये मनुष्य की बात हो रही है। मनुष्य में एक अंडाशय ने एक अंडा फेंका, अगली बार बाजू वाले अंडाशय से एक अंडा फेंका जाएगा। अंडाणु यहाँ रुककर इंतज़ार करेगा 24 घंटे 48 घंटे। क्या इंतज़ार करे? कोई आएगा? अरे कौन आएगा? शुक्राणु आएगा और कौन आएगा? तो इधर से मान लो कोई एक्शन नहीं हुई, इस दौरान नर मादा का मिलन नहीं हुआ,
तो क्या उसको शुक्राणु मिला? अंडाणु यहाँ अपने आप समाप्त हो जाएगा। समझ में कुछ आया? पर मान लो गलती से इसी दौरान शुक्राणु प्रवेशित हो गए और वो जाकर कहाँ पहुँच गए? नली में। समझ में कुछ आ रहा है? तो अंडाणु किससे मिल रहा है? समझ में आया क्या? पर वो टाइमिंग मिलना चाहिए कि जब अंडा यहाँ है तभी से शुक्राणु आए, तब तो मिलन होगा ना। तो अब क्या हुआ? अंडाणु का भेदन जो है एक अकेला शुक्राणु नहीं कर सकता, याद रखना। अंडाणु का भेदन करने के लिए अनेक शुक्राणुओं की जरूरत पड़ती है। एक अकेला शुक्राणु अंडाणु का भेदन। अब शुक्राणु की भी संरचना को हम समझ लेते हैं। तो शुक्राणु के अग्रभाग में एक टोपी नुमा संरचना है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? ठीक। और ये शुक्राणु का केंद्रक है, ये शुक्राणु का मध्य भाग है और ये शुक्राणु की पूंछ है, टेल। और ये क्या है? मध्य भाग। और ये क्या है? हेड मतलब सिर। क्या आपको शुक्राणु की संरचना समझ में आई? शुक्राणु की ये पूंछ जितनी तेजी से हिलेगी शुक्राणु उतना स्पीड से आगे जाएगा। शुक्राणु के शीर्ष पर क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। क्या होगा? एक बार में करोड़ों शुक्राणु एक साथ फेंके जाएंगे। कितने? और करोड़ों यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। इतने लंबे रास्ते में हजारों सैनिक शहीद हो जाएंगे। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ही शहीद हो जाएंगे। कुछ शूरवीर योद्धा ही ऊपर पहुँच पाएंगे। तो अब क्या होगा? ज़रा ध्यान से देखना। अनेक शुक्राणु जाकर कहाँ इकट्ठे हो गए? अरे अंडाणु चारों तरफ इकट्ठे हो गए, दिखाई दे रहा सबको? तो क्या अंडाणु इन सब के साथ निषेचन कर लेगा? अरे भाई कोई एक के साथ ही तो करेगा ना। तो पर सर इन सब की क्या ज़रूरत है? इन सब के माथे में क्या भरा हुआ है? शुक्राणु भरे हुए। अरे ये क्या लिखा रे गधों? है क्या है? और एक्रोसोम मतलब एक तरह से टोपी है, समझना ध्यान से। तो ये जितने भी शुक्राणु है ना, ये सब जाके ना अंडाणु के पास जाते हैं ना, अपनी टोपी उतार देते हैं। देखा होगा ना फिल्मों में, कई बार क्रिकेट में देखा होगा, खिलाड़ी कैच लेने के बाद टोपी निकाल के ऐसा ऐसा करता है। तो अपना भी खिलाड़ी अंडाणु पड़ोस में जाके क्या करता है? अपनी टोपी निकालता है। टोपी निकालते ही उसमें से क्या निकलेगा? एक्रोसोम के अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं। एक्रोसोम सिर के ऊपरी हिस्से का नाम है और उसमें क्या भरे होते हैं? अरे एक्रोसोम में क्या भरे होते हैं? लाइसोसोम। और वो लाइसोसोम क्या करेंगे? इस झिल्ली को पाचन कर देंगे। अब भी तो पढ़ाया रे इतना लाइसोसोम का काम है पाचन करना। तो वो लाइसोसोम इस झिल्ली का क्या कर देंगे? झिल्ली गल जाएगी। जिस जगह झिल्ली ज़्यादा गल जाएगी वो लक्की विजेता अंदर पहुंचेगा। सब अंदर थोड़ी जाएंगे, किसी एक जगह से इसका केंद्रक अंदर पहुंचेगा। इस क्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं? निषेचन। और दोनों के केंद्रक मिलकर क्या बना देंगे? जाइगोट। समझ में आया? अंडाणु शुक्राणु के मिलने की क्रिया क्या बोलते हैं? निषेचन। और निषेचन के बाद क्या बनता है? बताओ, निषेचन के लिए किसकी ज़रूरत है? और एक्रोसोम में क्या भरा? समझ में आया? तो अगर लाइसोसोम नहीं मिलेगा तो क्या अंडाणु भेदन हो पाएगा? अंडाणु भेदन नहीं हुआ तो क्या बच्चा आ पाएगा? सबको समझ में आया?
तो ये क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है जीवन की उत्पत्ति के लिए। ठीक, तो शुक्राणु के शीर्ष में एक रचना है जिसका नाम क्या है? और एक्रोसोम के अंदर क्या भरे हैं? लाइसोसोम क्या करेंगे? अंडाणु की झिल्ली का पाचन। आखिरी कार्य सबको समझ में आया? लास्ट वाला शुक्राणु अंडाणु भेदन करते हैं, सबको समझ में आया? ठीक है, अगर किसी को कुछ बनाना हो तो लिख लो। हो गया? हो गया? सबको लाइसोसोम समझ में आ गया? याद रहना चाहिए एक एक पॉइंट, है ना? तो अंडाणु शुक्राणु के मिलने की इस क्रिया को हमने क्या नाम दिया? निषेचन। और निषेचन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लाइसोसोम की। निषेचन क्रिया को सफल बनाने के लिए क्या जरूरी है? कहाँ पाया जाता है? एक्रोसोम क्या है? शुक्राणु के सिर का एक भाग है। सबको क्लियर? सारे काम क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो अंग है वो है रिक्तिका ना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम पढ़ रहे थे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सदस्य गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम और रिक्तिका। तो इसलिए अब मैं आखिरी भाग जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का है उसका नाम है रिक्तिका। तो रिक्तिका के बारे में लिखो। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी हुई एक रचना है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी हुई एक रचना है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी एक रचना है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखना, पादप कोशिका में यह कुल आयतन का
90% भाग घेरती है। पादप कोशिका के कुल आयतन का 90% भाग घेरती है। लिखा। तो अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि पादपों में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है। पादप कोशिका अगर अपन देखेंगे तो उसके अंदर की रिक्तिकाएं कैसी होती है, और इतनी बड़ी होती है। कोशिका के कुल आयतन का कितना भाग घेर लेती है, 90%। अब एक और लाइन लिखो, यह अपने भीतर जल, रस, स्त्रावी पदार्थ, जल, रस, स्त्रावी पदार्थ तथा कोशिका के उपयोगी पदार्थों का संचय करती है। जल, रस, स्त्रावी पदार्थ तथा कोशिका के उपयोगी पदार्थों का संचय करती है। कोशिका के उपयोगी पदार्थों का संचय करती है। यह कोशिका के परासरणीय गुणों को निर्धारित करती है। परासरणीय गुणों को निर्धारित करती है। तो किसी भी कोशिका में, जैसे अपन कहते हैं ना, अपने एरिया का डस्टबिन या अपने घर का डस्टबिन, तो सेम टू सेम कोशिका में अगर अतिरिक्त पदार्थ इकट्ठा करना हो, कोशिका को पता है कि अभी बाद में ये मटेरियल अपने को नहीं मिलेगा, उस पदार्थ को कहाँ इकट्ठा कर लेगी, रिक्तिका में। ठीक है, कचरा है, उस कचरे को भी कहाँ इकट्ठा कर लेगी, रिक्तिका में। मान लो कोशिका कोई हार्मोन बना रही है, उस हार्मोन को भी कहाँ इकट्ठा कर लेगी, रिक्तिका में। तो इस प्रकार रिक्तिका मल्टीपर्पस काम कर सकती है। पदार्थों का संचय, अच्छे पदार्थों का संचय, फालतू पदार्थों का संचय, स्त्रावी पदार्थों का संचय। सबको समझ में आया? तो ये हमने रिक्तिका पढ़ी, लाइसोसोम पढ़ा। इसके आगे की कहानी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।